तन्हाई में बड़बड़ाना तो शायद मेरी आदत बन चुकी थी। बच्चे भी मुझे अब अकेले में खुद से बातें करते देखते तो मजाक उड़ाते, अम्मा तो पागल है, न जाने किस से बातें करती रहती है। रोज मूड खराब होता, इन्हें भी झिड़क कर कहती, इतनी ही माँ बुरी लगने लग गई है तो चली जाती हूँ दूर तुम्हारे बाप की तरह, जैसे वो हमें छोड़कर दूसरे मुल्क चला गया है। रहना फिर दादी के साथ, बहुत प्यार से रखेगी वो तुम दोनों को। मेरी कड़वी कसीली बातें सुनकर बच्चे मुंह बिगाड़ लेते और सरगोशी के अंदाज में कहने लगते, दादी तो हमें कच्चा ही चबा जाएगी। हम अब आपको तंग नहीं करेंगे, मगर कभी छोड़कर ना जाना अब्बू की तरह। बच्चों की बात सुनती तो एक गहरी सांस आज करके रह जाती। दिल में गुस्सा था कि वक्त के साथ साथ जोर पकड़ता जा रहा था। बच्चे भूखे बैठे थे, बार बार तरसती नजरों से मुझे देखते और फिर वॉश बेसन में जहां अभी भी बर्तनों का ढेर लगा था, सारा दिन लगाकर मैंने कोफ्ते, फिश बिरयानी और सीख कबाब जैसी चटपटी चीजें बनाई थी, क्योंकि आज खैर से मेरी बड़ी नंद ज्यादा नहीं, बस 2 हफ्तों बाद माँ के घर आई थी। सारा दिन लगाकर मैंने इसकी, इसके शोहर और बच्चों के लिए दावत का एहतमाम किया, मगर जब खुद के खाने की बारी आई तो सिर्फ खाली पतीले ही बचे थे। बच्चे हाली देगचू में झांक कर एक नजर मुझे देखते, जैसे जैसे मैं पकवान तैयार कर रही थी, बार बार आकर थोड़ा बहुत चखने की फरमाइश करते, मगर मेरी सास तो 24 घंटे मेरे सर पर ही सवार रही। जब तक मैंने खाना बनाकर पेश ना कर दिया, मुझे और मेरे बच्चों को चखने भी ना दिया। खाना लजीज बना था। मैंने बच्चों को बहलाया कि पुप्पो के जाने के बाद तीनों माँ बेटा मिलकर पेट भरकर खाना खाएंगे, मगर उम्मीदों पर पानी तो तब छिड़का गया जब बच्चा हुआ खाना मेरी सास ने पैक करके अपनी बेटी के हमरा भिजवा दिया। बच्चे तो अफसुर्दा हुए ही, और मैं अब इन हाली बर्तनों के मांजने के लिए रह चुकी थी। बच्चे भूख से देख रहे थे। जल्दी से काम निपटाया और फिर प्याज टमाटर का ही थोड़ा बहुत सालन बनाकर बच्चों को खाने के लिए दिया। बच्चे मुंह बसोरते न चाहते हुए भी पेट भर रहे थे। दिल इस कदर तंग हो चुका था कि यहाँ से भाग जाना चाहती थी। क्या फायदा था इस जिंदगी का। 3 साल पहले शोहर हसूले रोजगार के लिए दूसरे शहर चला गया। छोटी मोटी नौकरियों से कहाँ खर्चे पूरे होने थे। आखिर दूसरे मुल्क का वीजा आया तो शोहर ने मौका हाथ से जाने ना दिया। शोहर की जुदाई का दुख था, मगर यह भी सुकून था कि अगर मुनीब का काम लग गया तो मेरे बच्चों का मुस्तकबिल संवर जाएगा। खुदा का शुक्र था कि मुनीब की नौकरी लग चुकी थी। इनकी तनख्वाह भी अच्छी खासी थी, मगर आज तक शोहर की कमाई का 1 रुपया भी मेरे हाथ पर सास ने नहीं रखा था। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी कि सास का फोन बजा। घड़ी पर वक्त देखा तो 10 बजे थे। ये वक्त तो मुनीब की कॉल का था। सास उसी से बेटे से बातें कर रही और मैं वहीं पास बैठी इनका मुस्कुराता चेहरा देखकर मुस्कुराती और संजीदगी पर संजीदा हो जाती, क्योंकि जानती थी मुनीब इनसे जो भी बात कर रहा था इसके मुताबिक ही इनके तासुर बदल रहे थे। कई बार सास को इशारा किया कि मुझे फोन दें, मेरी भी बात करवाएं। आज तो इनसे ये भी कहना चाहती थी कि मेरे पैसे अलग भेजा करें। आपकी माँ ने तो हमें पाई पाई का मुहताज कर रखा है, मगर सास ने तो मुझसे बात करवाए बगैर ही फोन बंद कर दिया और ये बहाना लगाया कि कॉल कट गई थी। मैं मायूस सी वापस कमरे में आकर लेट गई और फिर अपने बच्चों का चेहरा देखने लगी, जो अपने बाप की लाखों में कमाई होने के बावजूद ऐसी जिंदगी गुजार रहे थे। हालात बेहतर थे। सास से कहा कि बच्चों को प्राइवेट स्कूल में दाखिल करवाऊंगी, मगर इन्होंने झिड़क कर कहा कोई जरूरत नहीं है, पढ़ाई तो एक सी ही होती है, चुपचाप सरकारी स्कूलों में पढ़ाओ। मजबूरन सास की बात मानना पड़ी, मगर इसी दिन जब मेरी नंद हलीमा माँ के पास आई और आकर बोली, अम्मी जरा 25,000 रुपए तो देना, छोटे हामिद का बड़े इंग्लिश स्कूल में दाखिला करवा दिया है, अब मेरा बेटा भी फर फर इंग्लिश बोलेगा। ये पड़ोस वाली फरहाना कहती है, इतने महंगे स्कूल की फीस कहाँ से दोगी। मैंने तो ये नाक को ऊंचा करके फौरन से जवाब दिया, मेरे बेटे का अकलौता मामू हैर से दुबई होता है, दुबई बड़ी नौकरी करता है, भांजे में तो जान बसती है इसकी। वो तो 25,000 क्या 25 लाख भी चुटकी बजाकर दे देंगे। मैं हैरत से दीदे फाड़े नंद की बात सुन रही थी। सास हंसकर बेटी को थपकी देकर बोली, बिल्कुल ठीक किया तूने ऐसा कहकर, आखिर मामू का कमाया हुआ तुम ही लोगों का तो है। सास मुझ पर तंजिया मुस्कुराहट उछाल कर बोली थी। मेरे तो तन मन में आग लगी थी। इससे पहले कि कुछ कहती, दरवाजे पर घंटी बजी। बच्चों के आने का भी वक्त था। जब दरवाजा खोला तो सामने को कोरियर वाला खड़ा था। मुझे देखकर एक बड़ा सा कार्टन पकड़ा दिया। ये मेरे शोहर ने भिजवाया था। मैं तो खुशी से फूल उठी। सास ने कार्टन देखा तो फौरन मुझसे झपट लिया। जब खोल कर देखा तो अंदर बहुत से तोहफे थे।
बच्चों के लिए प्यारे प्यारे खिलौने और कपड़े, खाने पीने की बहुत सी चीजें भिजवाई थीं। शोहर ने मेरी खातर भी अलग से एक सामान का पैकेट भेजा जिस पर मेरा नाम दर्ज था। सास ने फौरन मेरे हाथ से वो झपट लिया। इसमें मौजूद चीजें जब नंद ने देखी तो इसकी बाछें खुली की खुली रह गईं। हर चीज को देखकर कहने लगी, कितनी प्यारी है, ये तो मुझ पर ही जचेगी। फिर क्या था, सास ने सब कुछ नंद को थमा दिया और बोली कि ले लो भला, तेरी भाभी को क्या इतराज हो सकता है। मैं खामोशी से बस देखती रह गई। मेरी चीजों तक तो ठीक था, मगर सास ने सफाकियत की हद तब पार की जब बच्चों के सारे खिलौने भी नंद के हवाले कर दिए। बच्चे भी स्कूल से आ चुके थे। वो खिलौने इनके थे जिन पर अब नंद के बच्चों का कब्जा हो चुका था। मेरे बच्चे तरसती हुई नजरों के साथ इन खिलौनों को देख रहे थे जिनको नंद के बच्चे खोल खोल कर खेल रहे थे। मेरे बच्चों ने एक बार फिर मेरी जानिब देखा और मैं बेबस नजरें झुकाकर रह गई। क्या ऐसी ना इंसाफी भी कोई औरत कर सकती थी जैसे मेरी सास हमारे साथ करती थी। मैंने बच्चों को वहां से कमरे में भेजा ताकि वो अपने कपड़े तब्दील कर सकें और एक नजर सास पर डालती हुई बोली कि अम्मा जी, ये खिलौने मुनीब ने अपने बच्चों के लिए भेजे थे, ज्यादा ना सही कुछ ही सही, मगर बच्चों को दे देती, इनका भी दिल बहल जाएगा, खुश हो जाएंगे कि अबू ने इनके लिए कोई तोहफा भेजा है। मगर इसी पल सास ने त्योरी चढ़ाकर मेरी जानब देखा। कहने लगी, ज्यादा सर न चढ़, मुनीब ने खुद कॉल करके कहा था कि ये चीजें मैं हलीमा के लिए भिजवा रहा हूँ। सास अभी इतनी बात कर ही रही थी कि मेरी नंद फूट फूट कर रोने लगी थी। वो सारे खिलौने और चीजें कार्टन में दोबारा फेंकते हुए कहने लगी कि मुझ पर ये चीजें तो अब हराम हो चुकी हैं। भाभी ने तो मेरे मुंह पर ही टका के जवाब दे दिया है कि ये चीजें इसकी और इसके बच्चों की हैं और मेरा इन पर कोई हक नहीं है। नहीं चाहिए मुझे भाभी, और इसके बच्चों की चीजें तुम लोग ही रखो। चलो बच्चों, वापिस घर चलते हैं। नंद बच्चों से खिलौने छीन कर जाने लगी और मैं नंद की ये हालत देखकर बेयकीनी से खड़ी थी। मैंने तो सिर्फ एक बात कही थी, मगर नंद ने तो बात का बतंगड़ बनाते हुए बात कहां से कहां तक ले जा चुकी थी। सास ने जब ये देखा तो फौरन बड़बड़ाकर उठ बैठी और मेरे चेहरे पर जनाटेदार थप्पड़ मारते हुए बोली कि खबरदार, जो आइंदा मेरी बेटी की चीजों पर नजर डाली, अभी के अभी माफी मांगो हलीमा से। ये सारी चीजें इसकी और इसके बच्चों की हैं। इनकी हकदार सिर्फ मेरी बेटी ही है, ना कि तुम। ये चीजें मुनीब ने अपनी बहन और भांजी के लिए भेजी हैं। तुम होती कौन हो इसे रुलाने वाली। मैंने एक शिकायती नजरों से सास को देखा। इसने कैसे दलेरी से ये कह दिया था, चीजों पर मुनीब की बहन और भांजू का हक है। मगर क्या वो इल्म नहीं रखती थी कि मैं मुनीब की बीवी और अंदर बैठे दो बच्चे मुनीब के बेटे थे। मगर सास मुझे सबके सामने थप्पड़ मार चुकी थी, इसलिए मैंने इनसे सरसरी सी माफी मांगी और रोते हुए कमरे में चली गई। नंद वो सारा सामान अपने साथ लेकर घर जा चुकी थी और मैं एक बार फिर खाली हाथ रह चुकी थी। नंद जब भी घर आती तो मुर्ग मुसलम ही खाती और सास मुझे अपनी बेटी की खिदमत में लगा दिया करती। इस रोज के बाद से सास ने मुझसे कोई भी बात करना बंद कर दी थी। एक रोज छोटे बेटे को शायद बुखार था, वो बुखार से तड़प रहा था और मेरे पास 1 रुपया भी मौजूद ना था इसके लिए दवाई लेकर आती। मैंने सास के कमरे का दरवाजा खटखटाया और इन्हें जगाया, मगर इन्होंने तो झिड़क कर साफ इनकार कर दिया और बोली कि कल मुही, क्यों दरवाजा बजाकर मेरी नींद खराब कर रही है। चल दफा हो जाए यहाँ से, मुझे सोने दे। मैं रोने लगी थी और सास से कहने लगी कि बेटे की तबीयत बहुत खराब है, वो बुखार में तड़प रहा है, आप मुझे कुछ पैसे दे दें ताकि मैं इसके लिए दवा ला सकूं। मगर इसने कोई जवाब ना दिया और वही दरवाजा बंद रखा। आखिर को मजबूर थी और माँ थी, सारी रात बच्चे के सराने बैठकर इसके सर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखती रही थी, मगर इसका बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। काश शोहर जहां होता। मेरे पास तो इससे राब्ता करने के लिए मोबाइल भी ना था। वो तो मुझे बहुत प्यार से रखा करता। ये तो सास जो हमें बात नहीं करने दिया करती थी। अगली सुबह सास ने हमारे उठने से पहले ही अपने कमरे को ताला लगाया और घर से चली गई। न जाने वो कहाँ गई थी, इसका इल्म तो मुझे भी ना था, मगर जब तक मैं उठकर इसके कमरे तक गई वो जा चुकी थी। घर में तो खाने के लिए सामान भी नहीं बचा था। रोजाना इतना ही लाया जाता जो इस दिन मुकम्मल हो जाए। मैंने किचन को कंगाल डाला, मगर खाने के लिए सिवाय रात की बची रोटी के कुछ भी ना मिला। एक तो बच्चा बुखार में तड़प रहा था, ऊपर से ये बासी रोटी। मैंने कुटते हुए दिल के साथ बच्चे को वही रोटी खिला दी। मेरी तो आंखों से आंसू बह रहे थे। क्या फायदा था इस परदेश की कमाई का जो मेरे बच्चों को नसीब ही ना हुई थी। आखिरकार पड़ोस के यहाँ गई और पैसे मांगकर अपने बच्चे के लिए दवा लेकर आई, जिसे खाकर इसकी तबीयत कुछ बहाल हुई। वो बार बार मुझसे कुछ खाने के लिए मांगता, मगर मैं इसे क्या खाने को देती।
घर में तो कोई चीज खाने के लिए मौजूद ही ना थी। मैंने अपनी सास को बुलाना चाहा, मगर कैसे बुलाती? इसने तो मुझे एक मोबाइल भी ना दे रखा था। यकीनन अपनी बेटी के यहाँ जा चुकी थी, मगर क्या इन्हें इतना भी ख्याल ना था कि पीछे इनकी बहू और दो पोते भूखे मार रहे होंगे। मेरा दिल इस कदर उलझा कि सोचने लगी वहीं पर अपनी जान देकर खुद को खत्म कर लूं, मगर ऐसा नहीं कर सकती थी। आखिर को दो बच्चों की जिम्मेदारी मेरे सुपर्द थी। मेरे बच्चे यूं ही भूखे थे, सारा दिन तड़पते रहे। रात हुई तो सास घर आई। इन्हें देखकर मैंने इनसे कहा कि क्या आपको खबर ना थी? घर में कुछ भी खाने को मौजूद नहीं था। आपने तो मेरे हाथ पर कभी मेरे शोहर की कमाई का एक आना भी ना रखा। मैं अभी इतना बोल ही रही थी कि इसने फौरन झिड़क कर चुप करवा दिया और कहने लगी कि ऐसी भी कौन सी क्यामत टूट पड़ी थी। इतना कहकर इसने अपने साथ लाया हुआ सौदा वहीं फर्श पर पटका और बोली कि दो बनाकर अपने बच्चों को, कहीं भूख से मर ही ना जाएं। कैसी जालिम औरत थी, जिसके दिल में अपने नवासे नवासियों के लिए तो बेतहाशा मोहब्बत भरी हुई थी, मगर जब बात अपने बेटे की औलाद की आती तो इस हद तक सख्त दिल हो जाया करती थी। मैंने इस रात तो बच्चों को खाना बनाकर खिला दिया, मगर दिल में नफरत ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। सास का रवैया दिन ब दिन बिगड़ता ही चला जा रहा था। अब तो नौबत फाकों तक आ चुकी थी। गली में आए रोज आइसक्रीम बेचने वाले आते रहते थे। आज भी जब आइसक्रीम वाले का सायरन बजा तो छोटा बेटा मेरा दुपट्टा पकड़कर कहने लगा कि अम्मी अम्मी पैसे दो, मुझे आइसक्रीम खानी है। इतना अरसा हुआ आइसक्रीम नहीं खाई। बच्चे की बात सुनकर दिल पसीज कर रह गया। मैं इससे कहने लगी कि जाओ दादी से कहो, वो पैसे देगी। छोटा बेटा खुशी खुशी दादी के पास गया और जाकर कहने लगा, दादी दादी जल्दी पैसे दें, मैंने आइसक्रीम खानी है। वो कहीं चला ही ना जाए, मगर दादी ने तो माथे पर बल डालकर कहा कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मैं तुम्हें कहाँ से दूं। छोटा बेटा था, जिद करने लगा और फर्श पर बैठकर रोते हुए बोला कि दादी मुझे पैसे दो, मैंने आइसक्रीम खानी है, वरना मैं यूं ही रोता रहूंगा। छोटा बच्चा था, लाड से कुछ मांग रहा था, मगर इसे क्या खबर थी कि इसकी दादी हद दर्जे की जालिम औरत है। इसने जब इसको रोता देखा तो इसे गर्दन से पकड़ा और चेहरे पर जनाटेदार थप्पड़ मारते हुए इसका बाजू मरोड़ने लगी। बच्चा दर्द से चीख उठा था। जब मैंने अपने बच्चे की चीख सुनी तो सारे काम छोड़कर भागते हुए किचन से बाहर आई। सास सफाकियत से बाजू मरोड़ते हुए कहने लगी, कितनी दफा कहा है तुझे मेरे पास पैसे नहीं हैं, तुम लोगों के लिए क्या समझ नहीं आती। सास ने इतनी शिद्दत से इसका बाजू मरोड़ा था कि बच्चे के बाजू में जोर ही खत्म हो गया। वो कंधे समेत यूं लटकने लगा गोया इसमें हड्डी मौजूद ना हो। बच्चा जमीन पर गिरकर तड़पने लगा था। मैंने जब देखा तो भागकर इसके पास गई और इसे गोद में उठा लिया। सास को होनहार नजरों से देखने लगी और गुस्से से बोली, कैसी औरत है आप? क्या जरा भी तरस ना आया इस मासूम बच्चे पर? इसने कौन सा आपसे आपकी जायदाद मांग ली थी? 20-50 रुपए ही तो मांगे थे आइसक्रीम के लिए और आपने इसका बाजू ही तोड़ डाला। मगर सास तो लड़ने पर उतर आई थी। वो मुझे भी मारने लगी और बोली कि दफा हो जाओ अपनी गंदी औलाद को लेकर। सास के मुंह से ये सुना तो मुझे शदीद गुस्सा आया था। बस इतना ही बोली कि काश इस वक्त आपका बेटा यहाँ पर मौजूद होता तो आपका ये अंदाज देखकर वो कभी आपकी शक्ल भी ना देखता। मैं बेटे को लेकर डॉक्टर के पास आई, जहाँ इसके बाजू में शदीद ठेस आई थी। मैंने इसके बाजू पर प्लास्टर लगवाया और वापस घर चली आई। मेरे दिल में सास के लिए शदीद नफरत पड़ चुकी थी। वापस घर आते आते रात हो चुकी थी। जब घर आई तो बेटा दर्द से रो रो कर मेरी गोद में ही सो चुका था। अंदर आई तो देखा कि सास बेखबर मीठी नींद सो रही है। इसे तो जरा भी परवाह ना थी। मेरी आंखों में आंसू थे। वो कैसी जालिम औरत थी, क्या इसे जरा तरस नहीं आता था? कितने कितने रोज इसने हमें भूखा रखा था। मुझ पर ना सही, इन मासूम बच्चों पर भी इसे रहम नहीं आया था। इसका जुल्म तो दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा था और अब मुझसे मजीद इसका जुल्म सहना गवारा ना था। मैं अपने बेटे की ये हालत देखकर एक नतीजे पर पहुंच चुकी थी। मैंने चुपके से अपना सारा सामान उठाया और एक हफ्ते की पैकिंग करके बच्चों को भी तैयार करके सुला दिया। फिर धीरे धीरे सास के कमरे की जानिब बढ़ी, जहां सास सो रही थी। मैंने एक नजर सास पर डाली और फिर हकारत से इसे मलामत करती हुई दरवाजा बंद कर दिया। एक पल को दिल घबराया था, मगर मेरी मजबूरी थी। मैंने दरवाजे को बाहर से कुंडी लगा दी। मेरे ज़मीर ने मुझे झंझोड़ा, मगर इस पल मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। मैंने बच्चों को साथ लिया और चंद रोज के लिए मैके चली गई। जानती थी बुढ़िया भूखी प्यासी कमरे में बंद रहेगी तो इसे एहसास होगा
मर जाए मेरी तरफ से तो अच्छा है। ऐसी अहमक और सफाक दिल औरत को मैं अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं वहां से चंद रोज के लिए मैके जा चुकी थी और पीछे सास यूं ही कमरे में बंद थी। 2 दिन यूं ही गुजर चुके थे और फिर बच्चों ने घर जाने की जिद पकड़ ली। इन्हें बहुत मनाया कि 2 दिन और सब्र कर जाओ, मगर वो ना माने तो मजबूरन मुझे वापस घर आना पड़ा। दिल में अजीब से वसवसे आ रहे थे। मैं जब घर पहुंची तो ये देखकर ठटकी कि सास के कमरे का दरवाजा तो खुला हुआ था। मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी। ये दरवाजा कैसे खुल सकता था? नन तो एक माह के लिए दूसरे मुल्क अपने शोहर के साथ गई थी, तो फिर ये दरवाजा कौन खोल सकता था? मैं डरते डरते अंदर गई तो जो मंजर दिखाई दिया मुझे अपने रूह जिस्म से निकलती हुई महसूस हुई, क्योंकि सामने तो मेरा शोहर खड़ा था और सास को ड्रिप लगी हुई थी। शोहर ने जब मुझे देखा तो आग बगोला हो गया। मैं तो कई सालों से ये हसरत लिए बैठी थी कि मेरा शोहर वापस आ जाएगा, मगर आज जब आया था तो इस हालत में मैं तो बुत बनी खड़ी थी। शोहर ने आगे बढ़कर देखते ही देखते मुझ पर थप्पड़ों की बौछार कर दी। कहने लगे, मेरे बाद तुमने मेरी माँ का ये हश्र कर दिया, इन्हें बंद करके मैके चली गई। अब मैं तुम्हें इस घर में कतई नहीं रहने दूंगा। मैं तुम्हें तलाक देकर इस घर से निकाल दूंगा। मैं तो मुजरिम बन बैठी थी। सास की हकीकत क्या थी? काश मुनीब जान सकता। मैंने मुनीब को यकीन दिलाने की कोशिश की कि आप अपनी माँ की हकीकत तो जान लें। आखिर इन्होंने हम पर कितने जुल्म किए हैं। इन्हें मैंने इनकी माँ के तमाम तर करतूत बताए। इन्होंने आज तक जो भी जुल्म किया था सब बताया, मगर मुनीब को तो अब मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। इन्हें तो सिर्फ अपनी माँ की हालत दिखाई दे रही थी। सास अभी तक यूं ही खामोश पड़ी थी। मुनीब बच्चों को अपने पास रखकर मुझे धक्के देकर घर से निकालने लगा। मैं तो एक गलती करके ही सजावार हो चुकी थी, मगर तभी सास ने अपने बेटे को रोका। मुनीब चौंका था। सास बमुश्किल उठ बैठी और बुखलाते हुए कहने लगी कि बहू को कुछ मत कहो, इसने जो किया वो गलत था, मगर जो कुछ मैंने इसके साथ किया वो इससे भी कहीं ज्यादा बुरा था। सास शर्मिंदा ही सर झुकाए हुए थी। वह लंबे लंबे सांस ले रही थी और साथ ही आज तक इसने जो भी किया था सब कुछ मुनीब को बताने लगी। ये हकीकत सुनकर मुनीब तो गुंग रह चुका था। इसके मुंह में तो अल्फाज ही ना बचे थे। वो कभी मेरी जानिब देखता तो कभी अपनी माँ की जानिब। सास रोकर कहने लगी कि आज 2 दिन मैं भूखी प्यासी रही तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपनी बहू के साथ साथ अपने पोतों पर कितना जुल्म किया है। शोहर ने जब ये सुना तो शर्मिंदा सा मेरी जानिब देखने लगा, जबकि सास अपने किए की माफी मुझसे मांगने लगी थी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि सास बदल गई है। मुझे भी ये इसका कोई ड्रामा ही लगा, मगर वक्त के साथ साथ ये यकीन हो चुका था कि सास सच में बदल चुकी है और इसे अपने किए पर पछतावा है। शोहर चंद रोज तक अपनी माँ से नाराज रहा, मगर जब इन्होंने अपनी माँ का बदला रवैया देखा तो खुद ही अपनी माँ के साथ ठीक हो गए। मैं तो हैरान थी कि 2 दिन कमरे में बंद करने से सास इस कदर बदल जाएगी। अगर मुझे पता होता तो मैं पहले ही इसको 2 दिन के लिए भूखा प्यासा कमरे में बंद कर देती। कम अज कम मेरे बच्चे का बाजू टूटने से तो बच जाता। मुझे अक्सर इस बात पर हंसी आ जाया करती, मगर खैर हकीकत में जो कुछ हुआ था भले के लिए ही हुआ था। सास भी बदल गई थी और नन को तो फिर बदलना ही था।